नगर परिषद के चुनाव हालांकि अप्रैल तक टल चुके हैं, लेकिन पिछले एक सप्ताह के दौरान काफ़ी फेरबदल हुए हैं, रद्दोबदल हुए हैं और आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में मंथन चला है, मंथन हुआ है। और उसके बाद में एक जो लिस्ट तैयार हुई है, इसको आप प्री फाइनल लिस्ट कह सकते हैं कि फाइनल से जस्ट पहले की लिस्ट है। इसमें कौन कौन शामिल हैं और कौन कौन वहाँ तक पहुँच पाया है, इस पे हम जिक्र करेंगे। आज का फोकस जो है वो बीजेपी और कांग्रेस पर रहेगा, किस फार्मूले पर दोनों पार्टियां काम करेंगी। हांसी नगर परिषद के चुनाव को आज के वीडियो में फोकस पे रखा गया है और खास करके चेयरमैन की सीट। आपको मालूम है चेयरमैन का इस बार सीधा चुनाव होगा, यानी कि वोटर्स सीधे चेयरमैन को चुनेंगे, पार्षद चेयरमैन को नहीं चुनेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों ही पार्टियों के लिए कौन कौन से नेता इस वक्त उनकी लिस्ट के टॉप पर हैं, जिन पर वो दाव खेलना चाहेंगी और दाव खेलेंगी भी, इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं। हांसी नगर परिषद चेयरमैन सीट के लिए बीजेपी 3 नामों पर पहुंची है। आप बाकी नामों को भूल जाइए, ये प्री फाइनल लिस्ट इसको आप कह सकते हैं। इसके बाद में सिर्फ चूज़ एंड पिक होगा, चूज़ किया जाएगा और पिक किया जाएगा। ये जो 3 नाम हैं, ये नाम भी मैं आपको बताऊंगा और इन नामों में विशेषता क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और आपको लगेगा कि जितनी बातें हमने पहले कही थी वो सारी अमल में ये पार्टियां लेके आ रही हैं, इन पे विचार हो रहा है और जो सूचनाएं हमारे पास थी वो सही थी। इन 3 नामों में सबसे पहला नाम है मदन मोहन सेठी का। ये विनोद भ्याना के करीबी भी हैं, हमने पहले भी आपको इशारा किया था और आपने 2 दिन पहले डेवलपमेंट देखी भी होगी। विनोद भ्याना उनको साथ लेके चल रहे हैं, जहाँ भी वो नारियल फोड़ने जाते हैं मदन मोहन सेठी उनके साथ होते हैं। और हांसी नहीं, एक दिन पहले तो किसी गांव में भी गए थे, वहाँ आग लगने से किसी दुकान का बहुत सारा नुकसान हो गया था किसी व्यक्ति का, वहाँ भी उन्होंने उनका सूटकेस खुलवा दिया और 50,000 रुपये मदद के तौर पे उनको दिलवाए भी। अच्छी बात है, मदद करना चाहिए, किसी पे विपदा आती है तो हर किसी को उसमें हाथ बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन मसला चुनाव को लेके है तो चुनाव पे फोकस करेंगे। पहला नाम जैसे मैंने बताया कि बीजेपी की जो प्री फाइनल लिस्ट है उसमें मदन मोहन सेठी का है। विनोद भ्याना के ये करीबी हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका था इशारों में कि विनोद भ्याना इन पे चाहेंगे टिकट मिले, इन पे दाव खेलें, बाजी लगाएं और ये इनके कैंडिडेट हो सकते हैं। हालांकि 2 कैंडिडेट इनकी पसंद के हैं। दूसरे नंबर पे जिसका नाम मैं लेने वाला हूँ वो निर्मला सैनी है। ये पूर्व में भी हांसी की नगर परिषद चेयरमैन रही हैं और आज भी विनोद भ्याना के पास में ये 2 पत्ते रहेंगे। ये पार्टी डिसाइड करेगी कास्ट वाइज किसको कैसे उतार सकते हैं, कि क्या समीकरण बनते हैं। ये दोनों ही जो कास्ट हैं, ये भी मैंने आपको बताया था एक एपिसोड में कि सबसे ज़्यादा वोटर्स अगर हांसी की बात करें तो हैं वो पंजाबी बिरादरी से आते हैं और दूसरे नंबर पर सैनी बिरादरी से हैं। ये 2 पत्ते विनोद भ्याना ने अपनी पसंद के अपनी टॉप की लिस्ट में रखे हुए हैं। और जो तीसरा नाम निकल के आता है वो कमलेश गर्ग का है। ये आरएसएस की पसंद है, ये भी हमने आपको पहले बताया था कि कमलेश आरएसएस को पसंद है। ये 3 नाम हो सकते हैं बीजेपी के। प्री फाइनल लिस्ट ये है। एक बार मैं फिर से सिलसिलेवार इन तीनों नामों पे आपको बताता हूँ कि इनकी खूबियाँ क्या हैं। मदन मोहन सेठी की बात करें तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, इनकी कॉटन मिल हैं और पॉलिटिकल नहीं है, गैर राजनीतिक हैं। इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि विनोद भ्याना को इनके नाम पे दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो गैर राजनीतिक हैं, तो इसलिए उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में मदन मोहन सेठी आड़े नहीं आते हैं। ये इनका एक प्लस पॉइंट है। सूत्र बताते हैं कि विनोद भ्याना के कैंप में इस बात का जिक्र भी हुआ, मदन मोहन सेठी के नाम पर कई बार जिक्र हो चुका है और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मदन मोहन सेठी गैर राजनीतिक हैं, तो क्या ये ठीक होगा। तो उसी बैठक में, उसी ओरा में जो और लोग मौजूद थे उन्होंने ये भी कहा सीख वैसी, मतलब ये है कि जब राजनीति में आएंगे तो सीख भी जाएंगे। सेठी विनोद भ्याना की पसंद होने की एक दूसरी वजह भी है, वो ये है कि वो एक ऐसा सिक्का है जिसको विनोद भ्याना एक ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ से उनको लगता है कि समीकरण बिगड़ सकते हैं। परवीन इलाहाबादी को हराने के लिए अगर वो चुनाव में खड़े होते हैं तो मदन मोहन सेठी का खड़ा होना विनोद भ्याना के लिए, या आप कह सकते हैं कि खड़ा करना विनोद भ्याना के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तीसरी वजह ये भी है कि क्या पंजाबी बिरादरी किसी गैर पंजाबी को वोट करेगी अगर बीजेपी उनको टिकट देती है। तो ये 3 फैक्टर्स थे जिनके चलते मदन मोहन सेठी आज की लिस्ट में टॉप पर हैं। दूसरे नंबर पर निर्मला सैनी आती हैं। उनकी खास वजह ये है कि वो
5 साल अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं, बीजेपी से आती हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपना कार्यकाल बेबाकी से किया, बेरोक टोक किया और निर्विघ्न रूप से पूरा कार्यकाल, पूरा टेन्योर उन्होंने ख़त्म किया है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि काम बहुत हुए हैं। पॉलिटिकली लोग कितना भी विरोध करते रहें, कुछ भी कहते रहें, कैसे भी आरोप लगाते रहें, लेकिन ये जग जाहिर है, ये साफ है कि उनके वक्त में, उनके टेन्योर में कई बड़े काम हुए हैं। सबसे ज़्यादा लाइटों का काम हुआ है। अगर आप देखेंगे, हालांकि इन दिनों लाइटें काफ़ी बंद हो चुकी हैं क्योंकि चेयरमैन को हटे हुए 7 महीने का करीब का वक्त हो चुका है, लेकिन काफ़ी सारी लाइटें लगी हैं। और जो रोड बने हैं, कुछ रोडों पे उनको दिक्कत भी आई, फेस करना पड़ा विरोध का, लेकिन जो बड़े बड़े रोड हैं, भगत सिंह रोड है, सदर बाज़ार का रोड है, बजरिया चौक हैं, और भी काफ़ी सारे रोड हैं, मंडी सैनियान की सुध लेने का मामला है, पार्कों का निर्माण है, बहुत सी चीज़ें उनके बारे में हुई। आज मैं उनके कामों पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। तो ये नाम भी इसलिए आता है। और इस नाम को अगर नज़रअंदाज बीजेपी करती है तो सवाल ये भी उठता है कि क्या उनका कार्यकाल फेल था, वो फेल साबित हुई थी इसलिए उनके नाम पे दोबारा से विचार नहीं किया गया, ये भी एक वजह हो सकती है। और दूसरी उनके नाम पर गौर करने की वजह ये भी हो सकती है कि चूंकि एमएलए पंजाबी बिरादरी से आते हैं, तो क्या चेयरमैन की सीट के लिए चेयरमैन के दावेदार पर इसी बिरादरी के नाम को, इसी बिरादरी के किसी व्यक्ति को लाना चाहिए, ये एक सवाल हो सकता है। तो ऐसे में ये 2 नाम, 2 पत्ते विनोद भैना के खेमे में, उनकी लिस्ट में, उनके कापी किताब जो भी आप कहें उसमें दर्ज हो चुके हैं। इन दोनों नामों में से विनोद भैना किसी एक नाम पे टिक कर सकते हैं। और तीसरा नाम जो मैंने बताया कि कमलेश गर्ग का नाम है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, समाज सेवी हैं, काफ़ी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उन पर कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, कोई ब्लेम नहीं है। उनको आप सेमी पॉलिटिक्स कह सकते हैं, सोशल ज़्यादा हैं, पॉलिटिक्स में कम है। हालांकि चूँकि आरएसएस से जुड़े हैं तो राजनीति स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ भी होती आई है, उसमें हिस्सा उनका इनडायरेक्टली रहा है हमेशा, लेकिन परोक्ष रूप से राजनीति में वो नहीं आए थे। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन अब वो राजनीति में आ सकते हैं और खुल के, मुझे लगता है कि वो एक्सपोज भी अपने आप को कर रहे हैं। तो तीसरा ये नाम हो सकता है कि अगर आरएसएस उनके नाम पर टिक करती है तो। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में 2 नाम हैं, पहले भी 2 नाम थे, हमने आपको बताया था, और आज भी जो प्री फाइनल लिस्ट है इसमें से ही 2 में से एक नाम कांग्रेस पिक एंड चूज करेगी। पहला नाम तेलूराम जांगड़ा। इनके पास एक टैग है, वो टैग हुड्डा सरकार में बैकवर्ड कमीशन के मेंबर का है। ये बैकवर्ड कमीशन के सदस्य रह चुके हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जिसके बारे में कांग्रेस को कहा जाता है कि इन दिनों वो भुनाने की कोशिश में है। जब बीजेपी पिछड़ों को नाराज कर रही है, या पिछड़े आप कहें तो बीजेपी से नाराज हो रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि पिछड़ों का उन पर आशीर्वाद बना रहे। तो ऐसे में ये समीकरण भी फिट बैठता है कि तेलूराम जांगड़ा को अगर कांग्रेस गौर करती है, इनके नाम पर अगर कांग्रेस गौर करती है, तो ये चुनाव में खड़े हो सकते हैं। और दूसरा जो नाम है वो नीतीश शर्मा का है। इनकी भी काफ़ी सारी खूबियां हैं। खूबियां ये हैं कि एक तो ये राजनीतिक परिवार से आते हैं, दूसरा इनके परिवार का नगर परिषद में काफ़ी सालों से दखल है। और एक योजना छोड़कर इससे पहले इनकी चाची रीटा शर्मा, सुमन शर्मा की पत्नी है, वो चेयरमैन रह चुकी है। उन्होंने भी अपने पूरे 5 साल पूरे किए थे। तो इनके पास में अच्छा खासा अनुभव है, नगर परिषद चलाने का अनुभव है, काम करने का अनुभव है, वार्डों की इनको जानकारी है, और कांग्रेस में भी अच्छी पकड़ रखते हैं। और ख़ास करके दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नज़दीकी के तौर पर इनको जाना जाता है। और एक नाम मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा, रमन भैणा। इन पर भी कांग्रेस की नज़र है, ये आपके लिए एक नई चीज़ हो सकती है। इन पर कांग्रेस नज़र बनाए हुए है, इनको कैच कर सकती है। अगर हालात या समीकरण उनको लगते हैं कि उनको किसी पंजाबी कैंडिडेट पे अपना दाव लगाना पड़ा, तो रमन भैणा को कांग्रेस अपने पाले में लाने का प्रयास कर सकती है। हालांकि रमन भैणा की तरफ से कभी ऐसा नहीं कहा गया कि वो कांग्रेस में जाने के इच्छुक हैं, जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन एक ऑप्शन मैं आपको बता सकता हूँ, ये कांग्रेस के अंदरूनी खेमे में इस बात को लेके विचार हो चुका है कि अगर पंजाबी को लड़ाना पड़ गया नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव पे, तो उनके पास में कोई नाम नहीं है किसको वो अपनी पार्टी में ला सकते हैं, कौन उनके लिए सुटेबल हो सकता है, ये है। परवीन इलाहाबादी की बात भी मैं कर लेता हूं, क्योंकि चुनाव से जुड़ी हुई खबर है, तो उनका जिक्र इसलिए भी जरूरी क्योंकि उनके बारे में कहा गया था कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चूंकि वो जेजेपी से आते हैं, पूर्व में ये बातें भी हुई थी कि बीजेपी अपने सिंबल पर परवीन इलाहाबादी को चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बीजेपी जेजेपी का जब गठबंधन हुआ था तब ये तय हो गया था कि जेजेपी ना तो बीजेपी के किसी नेता को अपने अंदर शामिल कराएगी और ना ही बीजेपी। ये जो उनकी संधि और ये करार हुआ था उसके मुताबिक परवीन इलाहाबादी बीजेपी में जा नहीं सकते हैं, और ये सीट मुझे जेजेपी के कोटे में जाती हुई दिखाई नहीं देती है।
लिहाजा वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं अगर लड़ना चाहें तो, लेकिन निर्दलीय कितना कमाल दिखा पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और भी कई छोटे मोटे दलों के लोग मैदान में आएंगे, उनके बारे में भी फिर किस दिन चर्चा करेंगे। लेकिन आज के दिन जो मैंने आपको अपडेट देनी थी वो ये है कि बीजेपी की प्री फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी है। इन 3 नामों में से पिक एंड चूज़ होगा और कांग्रेस के पास में फिलहाल 2 नाम हैं। इनमें से किसी नाम पर कांग्रेस विचार करेगी। संग्राम इन्हीं के बीच ही होगा। आप अपने कमेंट खुल के लिखें और आपको क्या लगता है शहर के लिए कौन फिट बैठता है, आपको क्या लगता है कि कौन काम करा सकता है या किसको जनता पसंद करेगी। खुल के कमेंट करें। आपके कमेंट्स काफ़ी सारा योगदान देंगे उन पार्टियों को सोचने पर भी जो पार्टियां इनके नामों पर विचार कर रही हैं। आपके कमेंट बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए बिना पार्टी पॉलिटिक्स के खुलकर कमेंट करें। और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।